हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है मॉडल टेस्ट यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसके ज़रिए आप लोग स्वयं के जो है तैयारियों को परख पाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हो। तो खासकर ये सीजी व्यापम वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, चाहे हॉस्टल वार्डन या पटवारी की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें हम लोग जीएस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग इसके जरिए ये परख पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। और अगर आप लोगों के क्वेश्चन जो है कम बनते हैं, कम क्वेश्चन के राइट आंसर अगर आप लोग देते हैं, तो आप लोग खुद समझ पाएंगे कि आप लोगों को कितनी तैयारी की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपलोड किया करता हूँ। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि हिमालय की कौन सी वो चोटी है जो नेपाल में स्थित नहीं है। मगालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कामत। तो इनमें से जो 3 चोटियां हैं वो नेपाल की चोटी है और एक जो है नेपाल में स्थित नहीं है, वही आपको बताना है। तो यहाँ आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन को अच्छे से समझ करके आंसर अपना दे सकते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामत। ठीक है, ये जो कामत चोटी है ये नेपाल में नहीं है। बाकी की 3 मकालू, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा, ये तीनों चोटियाँ नेपाल में स्थित हैं। ठीक है, अगर आपसे जो है क्वेश्चन के आंसर नहीं बनते हैं तो आप लोगों को और सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल से प्रश्न है जो कि अक्सर छोटे बड़े एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? ठीक है, भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था? बोध गया, वैशाली, राजगीर, सारनाथ। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा बोध गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सामान्य सा प्रश्न है। बोध गया में जो है भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ी के जाले खालिस्तान की बनी होती है। ये साइंस से क्वेश्चन आ गया आपका। मकड़ी के जाले खालिस्तान की बनी होती हैं जो प्रोटीन से बनी प्राकृतिक फाइबर है। तो मकड़ी की जो जाले होती है किससे बनी होती है? जो कि प्रोटीन से बनी प्राकृतिक फाइबर है। बाल, रेशा, ऊन या फिर रोआ? आंसर दीजिएगा अपना। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेशा। मकड़ी की जाली रेशा या सिल्क जिसको कह सकते हैं, सिल्क से बने होते हैं और सिल्क जो है प्रोटीन से बनी प्राकृतिक फाइबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है? एमएसपी पूछा जा रहा है। एमएसपी का फुल फॉर्म यहाँ पर सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है। कृषि लागत के संदर्भ में आप लोगों ने सुना होगा कि जो किसानों के एमएसपी यहाँ पर सरकार के द्वारा घटाई गई है, बढ़ाई गई है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है? ऑप्शन है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिड टर्म सप्लाई प्लान या फिर मिड टर्म सप्लाई प्लान या फिर मॉडल स्टेबिलिटी प्रोडक्ट। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। ऑप्शन को अच्छे से समझ लीजिए पहले। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, जो एमएसपी होता है कृषि लागत के संदर्भ में, तो उसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट और सामान्य सा प्रश्न है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? मनुस्मृति, रघुवंशम, कथा सरित सागर या फिर अष्टाध्यायी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अष्टाध्यायी। पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक लिखी थी। अष्टाध्यायी क्या है? एक संस्कृत व्याकरण है। काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी। संस्कृत का व्याकरण है, ये काफ़ी मोटी सी पुस्तक है और इसी की रचना जो है पाणिनि ने यहाँ पर की थी, अष्टाध्यायी की। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह? जल्दी से अपने आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव ने ही जो है तरन तारण साहिब की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसके सारे टर्म को आप पढ़िएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सिख गुरु,
तरन तारण। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो पूरे सिख गुरुओं के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो ये होता है किसी भी एमसीक्यू से फ़ायदा लेने का तरीका। मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में मेरियाना खाई, या फिर जिसको मेरियाना गर्त भी कहा जाता है, तो मेरियाना गर्त या मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर या फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर? ऑप्शन को समझिए और अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरियाना गर्त जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किनको मिलाती है? स्वेज नहर, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा वर्ल्ड जीके से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किनको मिलाती है? स्वेज नहर। ऑप्शन समझ लीजिए अच्छे से, सभी ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। भूमध्य सागर, लाल सागर, या फिर ऑप्शन नंबर बी ओमान की खाड़ी और लाल सागर, भूमध्य सागर और ओमान की खाड़ी, या फिर फारस की खाड़ी और अरब सागर? आंसर दीजिए अपना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? ये क्वेश्चन तो आपसे बनना ही चाहिए। निम्नलिखित में से किनका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक रहा है? विद्याचरण शुक्ल, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम या फिर रामविलास पासवान? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं का कार्यकाल मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक भारत सरकार में रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो जगजीवन राम है उनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, बाबू जगजीवन राम इनको कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पर। नहीं है। जीएसटी, आयकर, संपत्ति कर, निगम कर। प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप इसका आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीएसटी। जी हाँ, जीएसटी जो है एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। ये कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं? जो हम डायरेक्ट टैक्स के रूप में देते हैं। आयकर, इनकम टैक्स डायरेक्ट दिया जाता है। संपत्ति में कर डायरेक्ट हम देते हैं कि हाँ इतना कर लगा हुआ है, इतना कर लीजिए। निगम कर जो है डायरेक्ट दिया जाता है। इनडायरेक्ट कर किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहा जाता है? किसी भी उत्पादित वस्तु पर या फिर किसी भी वस्तु को खरीदने बेचने पर जो टैक्स दिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उसका भार भी जनता पर ही पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों का भार जनता पर यानी हमारे ऊपर ही पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट रूप से दिया जाता है। जैसे जीएसटी, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पूरा उसका रेट मिलाकर, मूल्य दाम मिलाकर हम अपना उसका दाम चुकाते हैं, ठीक है। लेकिन उसका कहीं ना कहीं टैक्स जो है गवर्नमेंट को जाता है। तो जीएसटी एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, बाकी ये तीनों जो है एक प्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।